प्यारे बच्चों, आज हम सब मानव में लैंगिक जनन के विषय में विस्तार पूर्वक जानने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अब तक हम विभिन्न स्पीशीज में जनन की विभिन्न प्रणालियों की चर्चा करते आ रहे हैं। आइए अब हम उस स्पीशीज के विषय में जानें जिसमें हमारी सर्वाधिक रुचि है, वह है मनुष्य। मानव में लैंगिक जनन होता है, यह प्रक्रम किस प्रकार कार्य करता है, आइए अब स्थूल रूप से एक असंबंध बिंदु से प्रारंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आयु के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। आपने पहले भी कक्षा 8 में शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में सीखा। कक्षा 1 से 10 तक पहुँचते पहुँचते हमारी लंबाई एवं भार बढ़ जाता है, हमारे दांत गिर जाते हैं, दूध के दांत कहलाते हैं तथा नए दांत निकल आते हैं। इन सभी परिवर्तनों को एक सामान्य प्रक्रम वृद्धि में समूहबद्ध कर सकते हैं, जिसमें शारीरिक वृद्धि होती है, परंतु किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता। जबकि शारीरिक सौष्ठव ही बदल जाता है, शारीरिक अनुपात बदलता है, नए लक्षण आते हैं तथा संवेदना में भी परिवर्तन आते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है और सांवेदिक विकास में भी परिवर्तन आते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन को लड़के एवं लड़कियों में एक समान होते हैं। हम देखते हैं कि शरीर के कुछ नए भागों जैसे कि कांख एवं जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल गुच्छ निकल आते हैं तथा उनका रंग भी गहरा हो जाता है। पैर, हाथ एवं चेहरे पर भी महीन रोम आ जाते हैं। त्वचा अक्सर तैलीय हो जाती है तथा कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। चेहरे पर गोल गोल दानेदार निकल आते हैं। हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। दूसरी ओर हम कुछ ऐसे भी परिवर्तन करते हैं जो लड़कों एवं लड़कियों में भिन्न होते हैं। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, गर्ल में ब्रा साइज में इंक्रीज होने लगता है तथा स्तनाग्र स्तन के ऊपरी भाग जो चूसनी होती है, निप्पल की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। इस समय लड़कियों में रजोधर्म, मासिक चक्र, जिसे हम लोग रजोनिवृत्ति भी कहते हैं, रजोधर्म, मासिक चक्र या रजोनिवृत्ति भी
कहते हैं होने लगता है और लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकल आती है। तथा उनकी आवाज़ फटने लगती है, साथ ही दिवास्वप्न नाइटफॉल अथवा रात्रि में शिश्न भी अक्सर विवर्धन के कारण उधर्व हो जाता है। दिवास्वप्न यानी नाइटफॉल होना रात्रि में लड़कों में इनर बियर भींग जाता है। शिश्न के माध्यम से रंगहीन तरल एवं गाढ़ा पदार्थ निकलता है। शिश्न भी अक्सर विवर्धन के कारण उधर्व हो जाता है, यानी कि शिश्न उत्तेजित हो जाता है और कठोर हो जाता है, कड़क हो जाता है। ये सभी परिवर्तन महीनों एवं वर्षों के अवधि में मंद गति से होते हैं, यानी समय लगता है इस क्रिया में। लंबे समय के उपरांत ये सब परिवर्तन देखने को मिलता है। ये परिवर्तन सभी व्यक्तियों में एक ही समय अथवा एक निश्चित आयु में नहीं होते। कुछ व्यक्तियों में ये परिवर्तन कम आयु एवं तीव्रता से होते हैं, जबकि अन्य में मंद गति से होते हैं। कुछ लोगों में यह गति एकदम धीमी होती है। प्रत्येक परिवर्तन तीव्रता से पूर्ण भी नहीं होता। उदाहरणतः लड़कों के चेहरे पर पहले छितराए हुए से कुछ मोटे बाल परिलक्षित होते हैं। मुंह के नीचे वाले भाग में तथा धीरे धीरे यह वृद्धि एक जैसी हो जाती है। पहले नीचे वाले भाग में दाढ़ी आना शुरू होती है, फिर इसके साइड में और धीरे धीरे छितराने लगता है। फिर भी इन सभी परिवर्तनों के विभिन्न व्यक्तियों के बीच विविधता परिलक्षित होती है। लोगों में यह विविधता अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे नक्श अलग अलग हैं, उसी प्रकार इन बालों की वृद्धि का पैटर्न स्तन अथवा शिश्न की आकृति एवं आकार भी भिन्न होते हैं। शारीरिक अनुपात के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में स्तन बड़ा और लड़कों में शिश्न की साइज में फर्क होते हैं। यह सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता के पहलू हैं। यानी शरीर की जब परिपक्वता शुरू हो जाती है तो कुछ ही समय के बाद, कुछ ही महीनों के बाद ये सब अनुभव होने लगता है।
प्यारे बच्चों, इस आयु में शरीर में लैंगिक परिपक्वता परिलक्षित क्यों होती है? हम बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट कार्यों के संपादन हेतु विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता की बात कर चुके हैं। लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन इसी प्रकार का एक विशिष्ट कार्य है। हम देख चुके हैं कि पौधे भी इस हेतु विशेष प्रकार की कोशिकाएं एवं उत्तक विकसित होते हैं। प्राणियों जैसे कि मानव भी इस कार्य हेतु विशिष्ट उत्तक विकसित करता है। यद्यपि किसी व्यक्ति के शरीर में युवा अवस्था के आकार हेतु वृद्धि होती है, परंतु शरीर के संसाधन मुख्यतः इस वृद्धि की प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं। इस प्रक्रम के चलते जनक उत्तक की परिपक्वता मुख्य प्राथमिक नहीं होती। अतः जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनक उत्तक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। शरीर की सामान्य वृद्धि जब मंद होने लगती है तो उस प्राणी में जनन उत्तक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ पुबेरिटी कहा जाता है। अतः वे सभी परिवर्तन जिनकी हमने चर्चा की जनन प्रक्रम से किस प्रकार संबंध है, हमें याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है कि दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन, यानी दो भिन्न व्यक्ति स्त्री और पुरुष की जनन कोशिकाएं जो होती हैं, इनका परस्पर संलयन होना, एक दूसरे से मिलना, यह जनन कोशिकाओं के बाह्य मोचन द्वारा हो सकता है, जैसे कि पुष्पीय पौधों में होता है, अथवा दो जीवों के परस्पर संबंध, शारीरिक संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं के आंतरिक स्थानांतरण, यानी एक दूसरे में स्थानांतरण द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि अनेक प्राणियों में होता है। यदि जंतुओं को संगम के इस प्रक्रम में भाग लेना हो तो यह आवश्यक है कि दूसरे जीव उनकी लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सके। जैसे कोई भी जीव हो सकते हैं। यौवनारंभ की अवधि में अनेक परिवर्तन, जैसे कि बालों का नवीन पैटर्न, इस बात का संकेत है कि लैंगिक परिपक्वता आ रही है। जब गुप्तांगों से बाल निकलते हैं, प्राइवेट पार्ट से बाल आना शुरू हो जाते हैं, तो बालों का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। दूसरी ओर दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण हेतु विशिष्ट अंग अथवा संरचना की आवश्यकता होती है। एक प्राइवेट पार्ट मेल के रूप में, तो दूसरे जीव में फीमेल प्राइवेट पार्ट के रूप में, यानी स्त्री पुरुष जनन कोशिकाओं के अंग में होना
चाहिए। उदाहरण के लिए शिश्न, शिश्न पुरुष में होते हैं। ये शिश्न का प्राइवेट पार्ट है। शिश्न का प्राइवेट पार्ट जेंट्स में होते हैं। शिश्न के उदर्भ होने की क्षमता, यानी शिश्न को कुछ समय के लिए कठोर होना, उसके आकार में परिवर्तन होना, बदलाव दिखना, फिर कुछ समय के बाद अपने सीमित आकार में आ जाना। स्तनधारियों जैसे कि मानव में शिशु माँ के शरीर में लंबी अवधि तक गर्भस्थ रहता है। तथा जन्मोपरांत स्तनपान कराता है। अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। इन सभी स्थितियों के लिए मादा के जननांगों एवं स्तन का परिपक्व होना, यानी स्त्रियों के जननांगों एवं स्तन ब्रा का साइज में इंक्रीज होना, ब्रा के निप्पल में गहरा रंग परिवर्तन होना, ब्रा का रंग में बदलाव होना आवश्यक है। तो अब आइए जनन तंत्र के विषय में और अधिक जानने का प्रयास करें। आप ये देख रहे हैं मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र ये है शिश्न, और इस शिश्न में एक नली होती है बीचों बीच में। शिश्न के मूल में प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, और प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर में ये वाला भाग मूत्राशय होता है, और इसी के नीचे आप देखेंगे तो ये शुक्राशय है, और शिश्न के नीचे देखेंगे आप उदर गुहा के नीचे बाहर में, तो ये वृषण कोश कहलाता है, और इसमें वृषण होते हैं एक जोड़े, और वृषण से निकलती है एक शुक्रवाहिनी नली, आप ये देख रहे हैं। और इधर में है मूत्र नलिका। तो आइए विस्तार पूर्वक जानने का पूर्ण प्रयास करते हैं। नर जनन तंत्र के बारे में। मेल प्राइवेट पार्ट के विषय में। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं के निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग। निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग यानी फीमेल पर्सन में प्राइवेट पार्ट जो होता है
योनि, योनि में निषेचन की क्रिया जो होती है वहाँ तक पहुँचाने वाले अंग। संयुक्त रूप से ये नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन तंत्र आप ये देखें, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यह है वृषण। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसका आकार यह है कि इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। यानी पुरुष के शरीर का तापमान से कम होता है इस वृषण में। इस वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से कम होता है और जिसके चलते यहाँ वृषण में शुक्राणु का उत्पादन होता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के उत्पादन एवं स्रावण में वृषण की भूमिका की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन इस वृषण में उत्पादित होता है। हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरॉन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षण का भी नियंत्रण करता है। प्यारे बच्चों, उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिकाओं द्वारा होता है। आप ये देख रहे हैं, ये जो नली है ये वाली, ये नली, तो यहाँ से शुक्राणु का वहन किया जाता है, मतलब यहाँ से उत्पादन होने के बाद ढोया जाता है। ये शुक्र वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। आप देख रहे हैं, यह शुक्रवाहिनी नली जो है ये मूत्राशय से आने वाली नली में यहाँ पर जुड़ जाती है, संलग्न हो जाती है। अतः मूत्रमार्ग यूरेथ्रा, आप ये देख रहे हैं मूत्रमार्ग, ये
ये है मूत्र मार्ग। ये मूत्र नली जो आप देख रहे हैं, ये है मूत्र नली। तो इसमें जुड़ जाती है, आप देख सकते हैं जुड़ा हुआ है। अतः मूत्र मार्ग ये शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग है, यानी शुक्राणु भी इसी मार्ग से प्रवाह होती है और मूत्र भी इसी मार्ग से प्रवाह होती है। तो स्थिति के अनुसार ये प्रवाह होते हैं। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं। ये शुक्र वाहिका में डालते हैं। जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। शुक्र वाहिका में डालने के बाद शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। तरल माध्यम वो होता है रंगहीन, गाढ़ा, चिकने, चिपचिपा पदार्थ होते हैं। इसके कारण इसका स्थानांतरण सरलता से होता है, आसानी से हो जाता है प्रवाह करने हेतु। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है, यानी शुक्राणुओं को आगे बढ़ने में स्थानांतरण करने में सरल मार्ग पर्याप्त होता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिकाओं की ओर तैरने में सहायता करती है। मादा जनन अंग, यह है मादा जनन तंत्र, यानी लेडीज प्राइवेट पार्ट। तो जब शुक्राशय पुरुष के शिश्न से निकलता है तो इस योनि में प्रवेश करने के साथ ये लंबी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। प्यारे साथियों, यही है शुक्राणु। इनके पूंछ होते हैं जो तरल पदार्थ में, यानी पुरुष
के शिश्न से जो निकलते हैं शुक्राणु, ये स्त्री के योनि में प्रवेश करने के बाद तैरते हैं तरल माध्यम में। यही है मादा का जनन तंत्र। इसी में शुक्राणु तैरते हैं। योनि के रास्ते से प्रवेश करने के बाद। तो बस बच्चों, ये रहा पुरुष जनन तंत्र। और अब मानव मादा जनन तंत्र के विषय में जानने का पूर्ण प्रयास करेंगे। ये है मादा जनन तंत्र। तो इसके विषय में पूर्ण रूप से जानेंगे। मादा जनन तंत्र कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। आप देख सकते हैं कि अंडाशय यहाँ है और यहाँ भी है। वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती हैं तथा मादा जनन तंत्र के विभिन्न अंगों को आप देख सकते हैं। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अंडाशय है। यौवनारंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। महीन अंडवाहिका अथवा फिलिपियन ट्यूब, आप ये देख सकते हैं। फिलिपियन ट्यूब ये है। फिलिपियन ट्यूब के द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि यह है गर्भाशय। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर यानी मिल करके एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। ये वाला भाग ये है गर्भाशय। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ये है ग्रीवा और ये है योनि। तो गर्भाशय जो है आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर खुलता है ग्रीवा से योनि में। मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं। जब कोई पुरुष स्त्री के साथ सेक्स करते हैं या
शारीरिक प्रगाढ़ संबंध स्थापित करते हैं। स्त्री के साथ जब पुरुष कोई शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, यानी मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं। जहां अंड कोशिका से मिल सकते हैं, निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना या भ्रूण बनाता है। भ्रूण बनाने के बाद भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहां यह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि माँ का शरीर गर्भाधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। इसकी आंतरिक परत मोटी होती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। भ्रूण को मां के शरीर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। मां के ऊतकों में रक्त स्थान होता है। रुधिर खून वाला जो स्थान होते हैं, जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं, मतलब जो भ्रूण जो होता है, जो गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं, तो उनको इस प्रकार से ढके हुए रखते हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न हो, चोट लगने की स्थिति में या अन्य कारणों से डैमेज ना हो। यह मां के भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से मां के रुधिर में स्थानांतरण होता है। मां के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग 9 मास का समय लगता है। गर्भाशय की पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। गर्भाशय जो होती है उसकी गर्भाशय की पेशियां एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लयबद्ध संकुचन के द्वारा एक शिशु का, बच्चा का प्रसव होता है। ये है शिशु। तो आप ये देख सकते हैं, अम्बिलिका कोड है, प्लेसेंटा है, शिशु जो उत्सर्जित करता है यहाँ जमा होता है, यूटेरस ये है, गर्भाशय, फेटस इधर है और कर्विक्स ये ग्रीवा है।
शिशु के जन्म के उपरांत तरल एवं रंगहीन पदार्थ निकलते हैं और खून का भी स्राव होता है।